Good morning, students. तो लास्ट क्लास की अगर हम बात करेंगे तो हम लोग अपने लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे पैकेजिंग ऑफ डीएनए। और हमने डीएनए की पैकेजिंग समझ ली थी कि उसके अंदर जो डीएनए की पैकेजिंग है इसमें इन्वॉल्व होते हैं हमारे कुछ हिस्टोन प्रोटीन, और हमने उसका कॉइलिंग भी देख लिया था कि किस तरह से ये कॉइल्ड होगा। हिस्टोन प्रोटीन हिस्टोन ऑक्टामर बनाएंगे और उसके ऊपर डीएनए किस तरह से कॉइल्ड होगा, और एक स्ट्रक्चर को बोलेंगे न्यूक्लियोसोम, और एक न्यूक्लियोसोम पे कितने बेस पेयर होंगे, ये बात भी हम लोग पढ़ चुके थे। अब हमने अब तक ये पढ़ा था कि क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्मेशन किस तरह से होती है। न्यूक्लियोसोम मॉडल देखा, क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्मेशन को देख लिया। आज हम लोग आगे बात करेंगे कि अब जो ये क्रोमेटिन मटेरियल बना है इसमें और फर्दर कॉइलिंग होगी, तो और कंडेंस होने के लिए और कॉइल होने के लिए इसको कुछ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, और वो प्रोटीन जो इसको और कॉइल्ड करने में हेल्प करते हैं वो कहलाते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। तो हम सबसे पहला पॉइंट आज की क्लास का ये लिख सकते हैं कि दी मोर कॉइलिंग ऑफ डीएनए is takes place by non-histone chromosomal, जिसे हम लोग शॉर्ट बोलते हैं NHC प्रोटीन। ठीक है, तो ये जब ये और कॉइल्ड होगा तो कॉइल्ड होने के बाद ये दो तरह के स्ट्रक्चर बनाएगा। एक बनाएगा हेटेरोक्रोमेटिन, दूसरा बनाएगा यूक्रोमेटिन। और वो किस तरह से दिखता है देखिए, जैसे न्यूक्लियस के अंदर ये कैसे दिखाई देगा। न्यूक्लियस के अंदर ध्यान से देखिएगा, इधर सबसे बाहर जो ये मेम्ब्रेन हमें दिखाई दे रही है जो न्यूक्लियस के चारों तरफ रहेगी, इस मेम्ब्रेन को हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर इसके साथ ये जो स्ट्रक्चर अटैच है,
और कुछ स्ट्रक्चर इसके अंदर भी देखे जा रहे हैं। These structures are called राइबोसोम। और इसमें जो स्पेस आपको देखने को मिल रहा है, ये जो ओपनिंग देखने को मिल रही है, these are called न्यूक्लियर पोर। और इसमें जो ये फ्लूइड भरा हुआ रहेगा, इसको बोलेंगे हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। और इसमें एक डेंस बॉडी देखी जाएगी। जो ये डेंस स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, दिस वन, ये डेंस स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोलस। और इससे आप देखोगे यहाँ पर जो ये इस तरीके से डेंसली पैक और ब्राइटली कलर्ड या लाइट डार्क कलर्ड एरिया आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड हेटेरोक्रोमेटिन। और इसके अंदर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड यूक्रोमेटिन। और इन दोनों को मिला के बोलते हैं, इन दोनों को मिला के बोला जाता है क्रोमेटिन मटेरियल, ठीक है। तो डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ पैक होने के बाद, जब डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से पैक हो जाएगा, तो हिस्टोन प्रोटीन से पैक होने के बाद ये जो डीएनए है वो दो फॉर्म बनाएगा। एक बनाएगा हेटेरोक्रोमेटिन, दूसरा बनाएगा यूक्रोमेटिन। और ये आपको न्यूक्लियस में कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो ये स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करें। और इसके बाद हम लोग हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन में डिफरेंस समझते हैं कि हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन में क्या डिफरेंस होता है। इसे ड्रॉ करिए आप सभी। डन बना लिया सभी ने? रब कर दें भाई से। चलिए सभी ने बना लिया है, इसको रब कर देते हैं। अब हम डिफरेंस समझते हैं हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन के अंदर। तो एक तरफ हम लिखेंगे हेटेरोक्रोमेटिन, हेटेरो, और दूसरी तरफ लिखते हैं हम लोग यूक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन। देखिए हेटेरोक्रोमेटिन की अगर हम बात करें, तो जब हम इस पे स्टेन डालेंगे, कोई डाई डालेंगे, तो ये डार्क स्टेन देगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, इट इज डार्कली स्टेन्ड। और जबकि यूक्रोमेटिन में जब कोई डाई डालोगे आप, तो वो लाइट स्टेन देता है, इट इज लाइटली स्टेन। हेटेरोक्रोमेटिन की अगर बात करेंगे, तो हेटेरोक्रोमेटिन कंडेंसली कॉइल्ड होता है। तो इसकी अगर बात करेंगे तो इट इज कॉइल्ड
कंडेंसली, या हम बोल सकते हैं कि जो हेट्रोक्रोमेटिन है ये डेंसली पैक्ड होता है, डेंसली पैक्ड, जबकि यू क्रोमेटिन में बोल सकते हो इट इज लूजली पैक्ड, ये लूजली पैक होता है। जो हेटेरोक्रोमेटिन है इसके अंदर इनर्ट जीन देखे जाते हैं, इसके जीन फंक्शनल नहीं होते, तो दे हैव इनर्ट जीन। जबकि यू क्रोमेटिन को अगर देखेंगे तो इसके जीन कैसे होते हैं, दे हैव एक्टिव जीन, इसके जीन एक्टिव होते हैं। और जो हेटेरोक्रोमेटिन है ये ट्रांसक्रिप्शन शो नहीं करता, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से आरएनए का बनना, तो इट डज नॉट शो ट्रांसक्रिप्शन, ये ट्रांसक्रिप्शन शो नहीं करेगा। जबकि जो यू क्रोमेटिन है इट शो ट्रांसक्रिप्शन, ये ट्रांसक्रिप्शन शो करता है, इसमें डीएनए से आरएनए बनता है। इसके अलावा अगर हम हेटेरोक्रोमेटिन की बात करेंगे तो जो हेटेरोक्रोमेटिन है ये कहाँ कहाँ देखा जाता है, हेटेरोक्रोमेटिन होता है न्यूक्लियस में टुवर्ड्स द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो ये होता है टुवर्ड्स द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास देखा जाता है। जबकि यू क्रोमेटिन की अगर बात करेंगे तो ये कहाँ होता है, ये होता है इनसाइड द न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस में सेंटर में रहता है। इट इज प्रेजेंट inside the inside the nucleus at center, ये न्यूक्लियस में सेंटर में देखा जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका हेटेरोक्रोमेटिन और यू क्रोमेटिन में डिफरेंस। तो ये हमने समझ लिया कुछ पॉइंट हेटेरोक्रोमेटिन और यू क्रोमेटिन के अंदर, आप ये पॉइंट नोट करें। तो इसी के साथ हमने डीएनए की पैकेजिंग को कंप्लीट कर लिया, डीएनए की पैकेजिंग क्लियर हो गया। अब पैकेजिंग कवर करने के बाद हमने ये बात देखी कि डीएनए जो है ये पैक हुआ किसकी मदद से, प्रोटीन की हेल्प से पैक हुआ है। तो एक अलग पॉइंट इसके अंदर हम और देख लेते हैं कि अगर हम हेटेरोक्रोमेटिन की बात करेंगे तो हेटेरोक्रोमेटिन में आरएनए ज्यादा होता है। ठीक है, इसके अंदर आरएनए वाला पार्ट ज्यादा रहेगा, तो हम बोल सकते हैं इट हैज मोर आरएनए और लेस डीएनए। ठीक है, जबकि इसमें हम बोल सकते हैं, या इस पॉइंट को हम लोग यहाँ ले सकते हैं, ये हम बाद में समझ लेंगे, फिर रहने दीजिए आप अभी, वरना आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। आरएनए पढ़ने के बाद इस पॉइंट को क्लियर कर लेंगे। चलिए ये हो गया, एक पॉइंट आप लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत टाइटली पैक है, क्रोमेटिन बहुत डेंसली पैक है, तो डेंसली पैक होने की वजह से ये आसानी से अनकॉइल नहीं हो पाता। इट कैन नॉट अनकॉइल इजिली, जबकि जो यू क्रोमेटिन है इट कैन अनकॉइल इजिली, ये आसानी से अनकॉइल हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हेटेरोक्रोमेटिन और यू। अब इसको समझने के बाद हम लोग टाइप्स ऑफ डीएनए की बात करेंगे कि डीएनए जो है वो कितनी तरह के हो सकते हैं, तो ये आप नोट करें और फिर हम समझते हैं टाइप्स ऑफ डीएनए। तो देखिए, ये समझ लिया हमने हेटेरोक्रोमेटिन क्या है, यू क्रोमेटिन क्या है, दोनों के अंदर हमने प्रॉपर्टीज देख ली और डिफरेंस के साथ इन दोनों को कंपेयर कर लिया। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ डीएनए की तरफ। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ डीएनए। तो इसमें सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग डीएनए दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डीएनए, और दूसरा होता है
लीनियर डीएनए। देखिए, अगर हम यहाँ एक बात समझते हैं, अगर हम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं ना, तो बायोलॉजी में जो ये फॉर्म होती है ये सर्कुलर है, बायोलॉजी में ये भी सर्कुलर है, बायोलॉजी में ये भी सर्कुलर होता है, बायोलॉजी में ये भी सर्कुलर है, बायो के अंदर ये भी सर्कुलर है, बायो में इस फॉर्म को भी सर्कुलर बोलेंगे। मतलब ऐसी फॉर्म होती है जिसमें दोनों एंड आप देख रहे हो फ्री नहीं है, जुड़े हुए हैं आपस में, वो कहलाती है सर्कुलर फॉर्म। और लीनियर फॉर्म क्या होती है? बायो में लीनियर फॉर्म का मतलब होता है, लीनियर का मतलब होता है जो ऐसे रहे, जिसके दो एंड फ्री रहेंगे। ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, और ये भी लीनियर हो सकता है। तो जिसमें दोनों एंड फ्री रहेंगे वो लीनियर कहलाता है, जिसमें दोनों एंड जुड़े रहेंगे वो सर्कुलर कहलाता है। ठीक है, ये बायो के अकॉर्डिंग है। तो सर्कुलर डीएनए क्या होगा? सर्कुलर डीएनए के अंदर जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा उसके दोनों एंड फ्री नहीं होंगे, दोनों एंड ज्वाइंट रहते हैं। तो हम इसमें लिख सकते हैं, इन दिस both the strand of double stranded डीएनए। अच्छा, हम लोग सर्कुलर डीएनए की बात कर रहे हैं इसलिए डीएनए लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ना आरएनए भी हो सकता है, सर्कुलर आरएनए भी हो सकता है। बोथ द स्ट्रैंड ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आर नॉट फ्री। इसका मतलब है ये क्या रहेंगे? ज्वाइंट रहते हैं। तो ऐसा डीएनए कहलाता है सर्कुलर डीएनए। लेकिन अगर जो लीनियर डीएनए की बात करोगे तो इसमें क्या समझोगे आप? लीनियर डीएनए में क्या होता है? इन दिस both the strands of double stranded DNA are free। इसमें ज्वाइन नहीं होते, फ्री होते हैं। ठीक है, जो सर्कुलर डीएनए वो किस में देखा जाता है? इट इज फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। ये प्रोकैरियोट्स में होगा, और प्रोकैरियोट्स में जो दोनों डीएनए है उसका कौन कौन सा है? प्लाज्मिड हो गया और न्यूक्लियोइड हो गया, दोनों के दोनों सर्कुलर रहेंगे। इसके अलावा प्रोकैरियोट के अलावा ये किस में देखा जाएगा? प्रोकैरियोट के अलावा देखा जाएगा ये डीएनए ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और प्लांट में देखोगे तो क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का डीएनए भी सर्कुलर डीएनए होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं लीनियर डीएनए की। ये किस में देखा जाता है? तो इट इज फाउंड इन यूकैरियोट्स। ये यूकैरियोट्स में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में नहीं होता, यूकैरियोट्स में देखा जाता है। ठीक है, इनसाइड द न्यूक्लियस, यूकैरियोट्स इनसाइड द न्यूक्लियस। तो ये हो गया हमारा पहला क्लासिफिकेशन डीएनए का, जिसमें हमने पढ़ लिया सर्कुलर डीएनए और लीनियर डीएनए। जो सेकंड क्लासिफिकेशन है उसके बिहाव पर भी डीएनए दो तरह के हैं, एक है रिपीटेड डीएनए, दूसरा है पैलिंड्रोमिक डीएनए। तो ये आप नोट करें और फिर हम सेकंड क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं। अब देखिए, सेकंड क्लासिफिकेशन को अगर समझें टाइप्स ऑफ डीएनए में, सेकंड ये है
नाइट्रोजन बेस के सीक्वेंस के बिहाफ पे, नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस, इसका बेसिस यही है। तो इसमें दो हैं, एक आता है आपका रिपीटेड डीएनए, रिपीटेड डीएनए या रिपीटेटेड बोल देंगे, रिपीटेटेड डीएनए, और दूसरा आ जाएगा आपका पैलिंड्रोमिक, पैलिंड्रोमिक डीएनए। अब देखो, रिपीटेड डीएनए की अगर बात करें तो इसमें नाइट्रोजन बेस का जो सीक्वेंस है वो डीएनए स्ट्रैंड में रिपीट करेगा। तो हम बोल सकते हैं इन दिस द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेसिस repeats in the DNA strand। एग्जाम्पल के लिए हम ऐसे देख सकते हैं, जैसे ए ए ए ए टी 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 टी, फिर ए ए ए ए, फिर टी टी टी। तो यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस है ये रिपीट कर रहे हैं, तो ऐसा डीएनए कहलाएगा रिपीटेड डीएनए। और अगर हम पैलिंड्रोम की बात करें तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की अगर आप बात करेंगे, पैलिंड्रोमिक डीएनए की बात करेंगे, तो इसके अंदर क्या होगा, इन दिस द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन bases are same in both direction of DNA strand if polarity remain same। इसका मतलब देखो, इसका मतलब एक हम पहले जनरल एग्जांपल से आपको समझाते हैं। पैलिंड्रोम क्या होता है, देखो जैसे कोई एक नेम है नितिन, तो नितिन देखो ऐसे लिखेंगे NITIN। अब नितिन को आप यहाँ से पढ़िए, राइट टू लेफ्ट पढ़ेंगे जब, ये क्या होगा NITIN। जब यहाँ से पढ़ोगे तो क्या होगा NITIN। सपोज करिए इसको हम मान लेते हैं 3 to 5, और यहाँ से देखोगे तो ये क्या हो जाएगा 3 to 5। ठीक है, तो आप 3 to 5 ही पढ़िएगा। 3 to 5 जो इसको पढ़ेंगे तो ये सेम है, 3 to 5 जो इसको यहाँ से पढ़ेंगे तो भी क्या है, ये सेम। तो यहाँ पर अगर हम डीएनए सीक्वेंस की बात करेंगे, ऐसे पैलिंड्रोमिक डीएनए की अगर आप बात करेंगे तो ये कैसा रहेगा, इसके लिए हम एक सीक्वेंस आपको बताते हैं। जैसे एक है, ये है 5 to 3 देखते हैं, और ये है GAATTC। 5 to 3। ऐसे ही यहाँ देखो कि ये 5 होगा, ये 3 होगा, तो जी के सी के सामने क्या आता है GAATTC। तो यहाँ पर क्या है, सीक्वेंस जो है वो दोनों तरफ से सेम है। तो ऐसा डीएनए कहलाता है पैलिंड्रोमिक डीएनए, जिसमें अगर हम इस पोलैरिटी को सेम रखेंगे, जैसे 5 to 3 ही हमें पढ़ना है, या 3 to 5 ही आप पढ़िए, तो आप देखेंगे दोनों तरफ से जो नाइट्रोजन बेस के सीक्वेंस है वो आपको सेम मिलेंगे। तो ऐसा सीक्वेंस कहलाता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब रिपीटेड डीएनए कहाँ देखने को मिलते हैं, ये वाले जो डीएनए है रिपीटेड डीएनए, ये कहाँ मिलते हैं देखने, इनकी लोकेशन क्या है, कहाँ पाए जाते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं दे आर फाउंड इन सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर में मिल सकता है, एंड इन या एट टिप ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के टिप में पाए जाते हैं। और क्रोमोसोम के टिप में जो एरिया है या जो डीएनए है उसे बोलते हैं सेट डीएनए,
या सेट क्रोमोसोम, सैटेलाइट क्रोमोसोम। तो सैटेलाइट क्रोमोसोम में रिपीटेड डीएनए देखा जाता है। और अगर हम पैलिंड्रोम की बात करें, ये कहाँ मिल सकते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं दे आर फाउंड एट मैनी लोकेशन। इन क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम में कई लोकेशन पे देखे जा सकते हैं। और इनकी ना एक खास बात है पैलिंड्रोम की, वो ये है, नोट करके लिख लेते हैं यहाँ पे, ये हम ना बायोटेक के अंदर क्लियर हो जाएगा हमें ये, कि दे प्रोवाइड रेस्ट्रिक्शन साइट टू दी एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस ना एंजाइम है जो कि डीएनए को कट करते हैं। और ये एंडोन्यूक्लियस कहाँ कट करते हैं, ये एक पर्टिकुलर पैलिंड्रोमिक साइट पर कट करते हैं। इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि पैलिंड्रोमिक साइट एंडोन्यूक्लियस को रेस्ट्रिक्शन साइट प्रोवाइड कराती है। रेस्ट्रिक्शन साइट का मतलब कटिंग साइट, जहां पर एक्ट करके एंडोन्यूक्लियस डीएनए को सेगमेंट में कट करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया रिपीटेड डीएनए और पैलिंड्रोमिक डीएनए। आप ये सारे पॉइंट लिख लीजिए, और इसके बाद हम एक और लास्ट क्लासिफिकेशन और देखते हैं, और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, ये नोट कर लिया आप सभी ने। अब एक लास्ट क्लासिफिकेशन को हम लोग समझते हैं। अब देखिए, थर्ड क्लासिफिकेशन देखते हैं हम लोग, और ये है ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर। डीएनए स्ट्रक्चर बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्सिटी है उसके अंदर, उसके बिहाफ पे हमने डीएनए को क्लासिफाई किया है और 5 कैटेगरी में बांटा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे, टेबल के थ्रू समझेंगे। तो पहले आ जाएगा सीरियल नंबर, उसके बाद आ जाएगा टाइप्स ऑफ डीएनए, टाइप्स ऑफ डीएनए, फिर आ जाएगा नंबर ऑफ बेस पेयर इन अ हेलिक्स, नंबर ऑफ बेस पेयर इन हेलिक्स, एक हेलिक्स में कितने बेस पेयर हैं। फिर आ जाएगा पिच ऑफ हेलिक्स, पिच ऑफ हेलिक्स, एक हेलिक्स का डिस्टेंस कितना है। उसके बाद हमारे पास आएगा डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, दो बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी है। और फिर आ जाएगा डायामीटर ऑफ हेलिक्स, हेलिक्स का डायमीटर कितना है। और फिर आ जाएगा कॉइलिंग फैशन, कॉइलिंग फैशन मतलब वो राइट हैंड कॉइलिंग है या लेफ्ट हैंड कॉइलिंग है। दो ही तरह की फैशन होते हैं, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड। मतलब राइट हैंड को इस तरह से कॉइल हो रहा है, राइट हैंड की साइड से ऐसे कॉइल हो रहा है, या फिर कॉइलिंग स्टार्ट इस तरह से हुई है। ठीक है, तो ये होता है राइट हैंड लेफ्ट हैंड। अब हम जरा इनको समझते हैं, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्या क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहला फर्स्ट हमारे पास आता है, फर्स्ट है एडीएनए, एडीएनए। दूसरा है बीडीएनए, तीसरा है सीडीएनए, चौथा है टीडीएनए, और पांचवा है जेडडीएनए। ये 5 तरह के हैं। एडीएनए के अंदर अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ हेलिक्स या नंबर ऑफ बेस पेयर कितने हैं एक हेलिक्स में, तो एडीएनए के अंदर एक हेलिक्स में जो बेस पेयर होते हैं वो होते हैं 11। बी डीएनए हम पढ़ चुके हैं, इसमें होते हैं 10, सी डीएनए में होते हैं 9, डी डीएनए में होते हैं 8, और जेड डीएनए में होते हैं 12। तो अगर जो सबसे ज्यादा बेस पेयर देखोगे तो वो किस में है, जेड डीएनए में है। तो इसके आगे लिख देते हैं
मैक्सिमम, रेड से मार्क करेंगे सबसे ज्यादा को और ब्लू से मार्क करेंगे मिनिमम को, और सबसे कम किसमें है, डी डीएनए में। तो ये हो गया मिनिमम। ठीक है, इसके बाद अगर हम पिच ऑफ हेलिक्स देखें, मतलब एक हेलिक्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो जो ए डीएनए है उसमें ये डिस्टेंस होता है 23 एंगस्ट्रॉम, बी डीएनए में होता है 34 एंगस्ट्रॉम, सी डीएनए में होता है 30 एंगस्ट्रॉम, डी डीएनए में होता है 24 एंगस्ट्रॉम, जेड डीएनए में होता है 42 एंगस्ट्रॉम। अगर यहाँ पर आप पिच देखोगे तो पिच सबसे ज्यादा किसकी है, जेड डीएनए की है। तो ये हो गया मैक्सिमम, और सबसे कम किस में है, सबसे कम आपको दिखाई दे रहा है डी डीएनए के अंदर। तो ये हो गया मिनिमम। अब हम देखते हैं दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो कैसे निकालोगे, देखो हेलिक्स को नंबर ऑफ बेस पेयर से डिवाइड कर दो, तो इसका जो आएगा वो आ जाएगा लगभग ये आएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.8 के आसपास आ जाएगा। कितना आएगा ये, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये डिस्टेंस आपके पास आएगा, अच्छा एक मिनट रुकिए, ये जो हेलिक्स है ना इसका 2.5 ये हो जाएगा, इसको 23 नहीं करिए, इसको आप करिए 25, हाँ तभी तो ये मिनिमम होगा, ये 25 है। तो इसके बीच का अगर हम डिस्टेंस देखेंगे तो इसके बीच का डिस्टेंस आएगा 2.2 एंगस्ट्रॉम, और अगर हम डी डीएनए में देखेंगे तो ये 3.4 एंगस्ट्रॉम, और सी डीएनए का हो जाएगा 3.3 एंगस्ट्रॉम, और ये हो जाएगा 3 एंगस्ट्रॉम, और जेड डीएनए का हो जाएगा 3.8 एंगस्ट्रॉम। अगर जो पिच की बात, जो दो बेस पेयर के बीच के डिस्टेंस की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा किसमें है, सबसे ज्यादा डिस्टेंस है जेड डीएनए वाले में, ये हो गया मैक्सिमम। और सबसे कम किसमें है, सबसे कम हो जाएगा आपका डी डीएनए के, सबसे कम अगर आप देखेंगे तो इसमें हो जाएगा ए डीएनए के अंदर, जो कि होगा कितना 2.2 एंगस्ट्रॉम। तो ये हो गया मिनिमम। अब अगर हम डायमीटर की बात करें कि भाई जो हेलिक्स है या डीएनए जो है उसका डायमीटर कितना है, तो अगर जो डायमीटर देखोगे तो डायमीटर हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो डायमीटर है वो हम इसका पढ़ चुका कितना है, इसका है 20 एंगस्ट्रॉम, ए डीएनए का होता है 23 एंगस्ट्रॉम, और इसका होता है सी डीएनए का अगर देखोगे तो सी डीएनए का जो डायमीटर होता है, सी डीएनए का अगर हम डायमीटर देखेंगे तो वो हो जाएगा आपका 20 एंगस्ट्रॉम का हो गया, सी डीएनए का हो जाएगा आपका 19 एंगस्ट्रॉम, और डी डीएनए का डायमीटर अगर देखेंगे तो वो हो जाएगा 24 एंगस्ट्रॉम, और जेड डीएनए का हो जाता है 18.4 एंगस्ट्रॉम। तो इसमें सबसे ज्यादा अगर डायमीटर देखा जाए तो किसका है, सबसे ज्यादा डायमीटर है डी डीएनए का, जो कि है कितना 24 एंगस्ट्रॉम। तो ये मैक्सिमम हो गया। और सबसे कम डायमीटर देखोगे अगर तो वो हो जाएगा किसका, वो हो जाएगा आपका जेड डीएनए का। अब फैशन की बात करते हैं कि ये किस फैशन में कॉइल्ड होते हैं। तो ए डीएनए राइट हैंडेड होता है, बी डीएनए राइट हैंडेड होता है, सी डीएनए राइट, डी डीएनए भी राइट होता है, सिर्फ आपका ये होता है लेफ्ट हैंडेड। ठीक है, तो इसी को हम लोग रेड सर्कल से मार्क कर देते हैं, ये है लेफ्ट हैंडेड, बाकी सारे हैं राइट हैंडेड। तो आपसे ये टेबल तो नहीं पूछेगा, सारे डीएनए के बारे में नहीं पूछेगा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, इसमें आपसे पूछ सकता है कि जो डीएनए हेलिक्स हैं, या हम अगर डिफरेंट टाइप डीएनए की बात करें तो उसमें
जो नंबर ऑफ हेलिक्स हैं, एक नंबर ऑफ बेस पेयर है एक हेलिक्स में, वो सबसे कम किसमें होते हैं, सबसे ज्यादा किसमें होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से जो हमने मार्क किए ये पॉइंट आपको जरूर याद होने चाहिए। अच्छा, एक पॉइंट आप और समझ लीजिए जेड डीएनए के लिए, कि जो जेड डीएनए है ये जिगजैग डीएनए होता है। तो इसके लिए हम ये नोट करके पॉइंट लिख देते हैं, इट इज जिगजैग डीएनए, क्योंकि इसका जो बैकबोन है, जो पेंटोज फॉस्फेट ग्रुप से जो इसका पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप से जो इसका बैकबोन बना हुआ है वो जिगजैग अरेंज होता है, उसका अरेंजमेंट जिगजैग टाइप होता है। तो ये हमने समझ लिया टाइप्स ऑफ डीएनए, तीनों तरह के हमने क्लासिफिकेशन इसमें क्लियर कर लिए, और ये हमारा टाइप्स ऑफ डीएनए कंप्लीट होता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और 17 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, और आपके पास जो क्वेश्चन आएगा उनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और ये क्वेश्चन जो हम अब करने जा रहे हैं, ये मैक्सिमम चांस है कि ऐसा एक क्वेश्चन आपके पास आता ही आता है। तो इसको रब कर देते हैं और क्वेश्चंस की बात करते हैं हम जरा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि भाई इस क्वेश्चन में ना कई सारे फॉर्मूले भी बनेंगे, तो आपको वो फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। जैसे आपसे कहता है अ डीएनए सैंपल, अ डीएनए सैंपल was analyzed, a DNA sample was analyzed and found to contain 2000 base pair, out of which 21% are cytosine. 21% are cytosine. Then calculate the following. अब हम ना एक ही क्वेश्चन में हम 17 चीजें निकालेंगे, लेकिन आपके पास जब क्वेश्चन आएगा तो 17 में से कोई भी एक क्वेश्चन आपके पास बन सकता है। क्वेश्चन दिया गया है आपको कि एक डीएनए को देखा गया, एक डीएनए सैंपल निकाला गया, उस डीएनए सैंपल में ये देखा गया कि उसके अंदर 2000 बेस पेयर हैं, जिसमें से 21% साइटोसिन है। तो आपको बाकी चीजें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहला पार्ट जो हमें कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन नंबर ए, हमें कैलकुलेट करना है नाइट्रोजन बेसिस कितने होंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, 2000 है बेस पेयर, ये पेयर में है। ठीक है, 2000 नाइट्रोजन बेस पेयर हैं, यानी कि अगर आप सिंगल निकालोगे तो कितने हो जाएंगे, तो 2000 तो पेयर में है, इनटू क्या कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो टोटल जो नाइट्रोजन बेसिस आ गए वो कितने आ गए, वो आ गए 4000। तो पहला पार्ट क्लियर हो गया। सेकंड पार्ट देखिए इसका, बी पार्ट कह रहा है कैलकुलेट करिए साइटोसिन कितना परसेंट है। तो साइटोसिन उन्होंने कितना दे रखा है, इन्होंने साइटोसिन दिया है 21%, 21% दिया है। ठीक है, और आपके पास टोटल जो नाइट्रोजन बेसिस हैं वो कितने हैं, 4000 हैं। तो आप क्या करोगे, 21% दिया ना, तो जो 21% दिया है उसको 4000 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। तो ये चला गया, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 840। तो 840 क्या हो गए, साइटोसिन हो गए। फिर थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, तीसरे पार्ट में कह रहा है कैलकुलेट करिए आप ग्वानाइन कितना है। और हमें ये बात पता है भाई, आप ये अगर कोई डाउट है तभी अपने माइक को अनम्यूट करें, अदरवाइज बार बार माइक अनम्यूट ना करें, डिस्टर्बेंस ना कराएं। और अगर ग्वानिन की बात करेगा तो ग्वानिन कितना होता है, जी इक्वल टू सी होता है, जी इक्वल टू सी है। तो इसका मतलब अगर साइटोसिन है 840 तो ग्वानिन भी कितने होंगे, 840। फिर देखिए डी पार्ट, डी पार्ट में कह रहा है वो बताइए एडेनाइन कितना होगा।
ई पार्ट में कह रहा है बताइए थायमिन कितना होगा, एडेनाइन कितना होगा, थायमिन कितना होगा। तो देखो ये निकालते हैं। हमें एक बात पता है कि टोटल 4 बेस पेयर होते हैं, एडेनाइन प्लस थायमिन प्लस गुआनोसिन प्लस साइटोसिन, और इक्वल टू कितने दे रखे हैं टोटल, 4000 दे रखे हैं हमको। अब हमें ये पता है कि गुआनिन साइटोसिन कितने हैं, इनको जोड़ दोगे आप, यानी कि ए प्लस टी प्लस 840 प्लस 840 इक्वल टू 4000। तो ये हो जाएगा, इसको आगे सॉल्व यहाँ कर रहे हैं, ये हो जाएगा। और हमें पता है ए इक्वल टू टी के बराबर है, तो यहाँ पर मैं 2a लिख सकता हूँ। 2a प्लस इसको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 1680 इक्वल टू 4000। तो ए आ जाएगा 4000 माइनस 1680 डिवाइड बाय 2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो एडेनाइन आएगा आपके पास में 1160। ठीक है, तो एडेनाइन कितना हो गया, एडेनाइन हो गया 1160, और जितना एडेनाइन है उतना ही थायमिन है, तो थायमिन भी कितना हो गया 1160। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखिए, ये ई पार्ट हो गया ना, या ऐसे कर देते हैं 1 2 3 कर देते हैं, ये तो बहुत आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 पार्ट। देखिए 6 पार्ट आपसे कह रहा है यूरासिल बताओ कितना होगा। अब देखो भैया ये डीएनए है तो इसमें यूरासिल तो होगा ही नहीं, तो ये हो जाएगा 0। 7th पार्ट में आपसे कह रहा है कि बताइए शुगर कितनी होगी, मतलब पेंटोज शुगर कितनी होगी। तो टोटल जितने नाइट्रोजन बेस हैं 4000 हैं, तो पेंटोज शुगर भी 4000 ही चाहिए होगी, तो ये कितनी होंगे 4000। फिर 8वें पार्ट में आपसे कह रहा है कि बताइए इसमें फॉस्फेट कितने होंगे। तो जितने नाइट्रोजन बेस हैं जितनी शुगर है उतने फॉस्फेट होंगे, तो ये भी हो जाएगा 4000। फिर आपसे बोल रहा है न्यूक्लियोसाइड कितने बनेंगे, तो जितने नाइट्रोजन बेस होंगे उतने ही न्यूक्लियोसाइड बनेंगे, तो ये भी होगा 4000। फिर आपसे बोल रहा है न्यूक्लियोटाइड कितने बनेंगे, तो जितने नाइट्रोजन बेस हैं उतने ही न्यूक्लियोटाइड बनेंगे, ये भी हो जाएगा 4000। फिर हमसे कह रहा है 11वें में, 11वां पार्ट कह रहा है इसका नंबर ऑफ हेलिक्स बताओ कितने होंगे। अब देखो नंबर ऑफ हेलिक्स का ना फॉर्मूला है, वो क्या है वो आप याद करिएगा। फॉर्मूला है टोटल बेस पेयर डिवाइडेड बाय 10 बेस पेयर। टोटल बेस पेयर, पेयर टोटल बेस पेयर कितने दे रखे हैं, उसको 10 बेस पेयर से डिवाइड कर दो। यहाँ पर ना पेयर में लेने हैं, ठीक है। 10 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कॉमन डीएनए बी डीएनए। इसमें देखो टोटल बेस पेयर कितने दे रखे हैं उसने, 2000 दे रखे हैं बेस पेयर, और उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ हेलिक्स कितने जाएंगे इसके अंदर, 200 हो गए। फिर देखिए 12वां पार्ट, 12वां कह रहा है लेंथ ऑफ डीएनए, लेंथ ऑफ डीएनए। तो ये हमने आपको निकालना सिखाया ही है। लेंथ ऑफ डीएनए कैसे निकालोगे आप, आपको टोटल बेस पेयर पता है, उसको 3.4 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आपको नंबर ऑफ हेलिक्स पता है। पहला तरीका है इसका निकालने का, फर्स्ट मेथड है नंबर ऑफ हेलिक्स इनटू में 34 एंगस्ट्रॉम से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अगर उसने कुछ नहीं दिया ना डिस्टेंस यहाँ पर, तो हम बी डीएनए की बात कर रहे हैं, और नंबर ऑफ हेलिक्स अभी निकाले हैं हमने 200। तो 200 इंटू 34 कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 6800 एंगस्ट्रॉम, ये लेंथ आ गई। अब 13वां पार्ट देखिए इसका। अच्छा 13वां पार्ट देखने से पहले एक चीज ये देख लो, ये तो हमने एक मेथड पढ़ा था ना, दूसरा मेथड और देख लो कैसे हम निकाल सकते हैं लेंथ को। सेकंड मेथड, सेकंड मेथड इसका ये है कि आप नंबर ऑफ बेस पेयर लीजिए, नंबर ऑफ बेस पेयर, और इसको मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ में, इसको मल्टीप्लाई कर दो दो बेस पेयर के बीच के डिस्टेंस से, यानी कि 3.4 एंगस्ट्रॉम से। तो नंबर ऑफ बेस पेयर कितने आ जाएंगे, ये 4000 है, नहीं ये 2000 है, नंबर ऑफ बेस पेयर है ना 2000 है, इनटू क्या करेंगे हम 3.4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ये सेम आ जाएगा 6800 एंगस्ट्रॉम। तो ये दो तरीके हैं डीएनए की लेंथ निकालने के। ऊपर वाले आपने जो क्वेश्चन लिख लिया होगा, आपने ये कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए होंगे। ऊपर वाला कुछ पोर्शन में रब कर रहा हूँ। तो हम लोग
12 क्वेश्चन कर चुके हैं इसमें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन कह रहा है आपसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कितने होंगे इसके अंदर। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो कैसे निकालोगे भाई, जितने नाइट्रोजन बेस होंगे उतने ही ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेंगे, जितने नाइट्रोजन बेस जितनी पेंटोस शुगर उतने ही ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो ये हो जाएंगे 4000। 14 क्वेश्चन में कह रहा है आपसे हाइड्रोजन बॉन्ड बताइए कितने होंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड ये थोड़ा देखिए इंपॉर्टेंट है, कैसे निकालेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड किस किस के बीच में बनेगा, एडेनाइन थाइमिन के बीच में बनेगा। तो देखिए एडेनाइन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड मिलते हैं, और एडेनाइन कितने हैं, एडेनाइन हमारे पास में आए थे 1160 आए थे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका आ जाएगा 2320। और एक बनता है ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 बॉन्ड बनते हैं। ग्वानिन कितना है, ये 840 इंटू 3 कर दो तो ये आपके पास आ जाएगा 2520, और इन दोनों को टोटल कर देंगे तो 0 4 3 और ये आ जाएगा 5 5 आएगा, ये नहीं ये आ जाएगा कितना 25 है ना, 8 आएगा ना, ये तो 8 और ये 4, तो टोटल आ गया ये कुछ नहीं आएगा। तो टोटल इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड आ गए कितने 4840। पहले हमने एडेनाइन थाइमिन के बीच के बॉन्ड निकाल दिए, ग्वानिन साइटोसिन के बीच के बॉन्ड निकाल दिए, फिर हमने क्या करा दोनों को प्लस कर दिया, तो ये आ गए हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखिए आगे बात करते हैं थोड़ा सा हम, हाइड्रोजन बॉन्ड क्लियर हो गए। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, और वो है क्वेश्चन नंबर इसका 15 पार्ट। 15वें पार्ट में आपसे पूछ रहा है ये कि भाई बताइए इसमें बेस रेशियो कितना होगा, बेस रेशियो। और बेस रेशियो निकालने का फॉर्मूला हमने आपको बताया है, ए प्लस टी डिवाइड बाई जी प्लस सी कर दो। तो इसको अगर आप रखेंगे तो ए कितना है 1660 प्लस सॉरी 1160 प्लस 1160 डिवाइड बाय 840 प्लस 840, तो ये हो जाएगा आपका सॉल्व होके आएगा लगभग 1.33 के आसपास। ठीक है 15 पार्ट हो गया। 16वें पार्ट में आपसे पूछ रहा है ये कि इसमें न्यूक्लियोसोम कितने होंगे। तो न्यूक्लियोसोम कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला याद करिएगा। न्यूक्लियोसोम निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ बेस पेयर, नंबर ऑफ बेस पेयर कितने हैं, और एक न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर होते हैं डिवाइड बाय 200 बेस पेयर। तो इसमें 2000 दे रखे हैं ये, और 200 से इसको डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 10। तो इसमें जो न्यूक्लियोसोम होंगे वो कितने हो जाएंगे 10। और जो 17 पार्ट इसमें बोला है वो कह रहा है कि ये डीएनए किसको बिलोंग कर रहा है, तो डीएनए बिलोंग्स टू। और आपको एक लाइन पता है कि जब भी बेस रेशियो 1.3 से या 1 से ज्यादा आ जाए तो ये किसका डीएनए होगा, ये होगा यूकैरियोट्स का। तो डीएनए बिलोंग्स टू यूकैरियोट्स। तो ये 17 क्वेश्चन हमने आपको करवाए हैं, इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, अच्छे से इसको आप लिख लीजिए। और इसके बाद आप क्या करिएगा, आज ये क्वेश्चन दोबारा से प्रैक्टिस करना, ठीक है। पहले इसको अच्छे से समझ लीजिए, समझ में आपको आ गया होगा। इसके बाद क्या करना, इसी क्वेश्चन को लिखिएगा और दोबारा से सारे पार्ट लिख के खुद उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा इसी क्वेश्चन को, तो आपके ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और ऐसे क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में बहुत दे रखे हैं, और अपने मॉड्यूल में जाइएगा और वहां से इस तरह के क्वेश्चन करिएगा। और एनसीईआरटी में भी आपको एक आधा क्वेश्चन ऐसा मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको सिर्फ अपने उसका, उसने आपको कुछ परसेंटेज दे रखा होगा, साइटोसिन का कुछ अमाउंट दे रखा होगा, और पूछा होगा कि दूसरा साइटोसिन बताइए कितना होगा। कई बार वो आपको अगर नाइट्रोजन बेस नहीं देता है और सिर्फ उसने आपको एरिया के एक डीएनए है जिसकी लेंथ कुछ है और उसके अंदर मान लीजिए इतना % साइटोसिन है या इतना % ग्वानोसिन है, तो बताइए एडेन कितना % होगा। तो उसमें आपको बेस पेयर या नाइट्रोजन बेस निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आप परसेंटेज में निकाल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आपकी एनसीईआरटी में मिल जाएंगे कुछ, और बाकी ज्यादातर क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं।
तो ज़रूर ऐसे क्वेश्चन आप छांटिएगा और करिएगा, ठीक है। तो ये 17 टाइप के क्वेश्चन जो हैं आपको मैंने करवा दिए हैं एक ही क्वेश्चन में। तो थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो अगली क्लास के अंदर हम जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो यहाँ तक करके रखिए, बाकी कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में।